हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम पदार्थ विज्ञान के सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है आयुर्वेद इतिहास, उसके बारे में उसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि सिलेबस में तो बहुत सारा दिया हुआ है, पर कौन सी चीजें फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये है आयुर्वेद इतिहास का सिलेबस, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सेकंड पॉइंट में ऑथर्स और उनके संहिता काल के बारे में डिटेल में पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, और कभी कभी इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चरक, सुश्रुत और बागभट्ट होते हैं। इस वीडियो में हम पॉइंट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सेवेंथ को डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट में कमेंटेटर्स के बारे में डिस्कशन होगा, जिसमें जो प्राचीन काल के कमेंटेटर्स उनके बारे में दिया गया है, और फोर्थ में मध्यकाल और फिफ्थ में मॉडर्न एरा या फिर आधुनिक काल के कमेंटेटर्स के बारे में दिया गया है। सेवेंथ पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जाते हैं, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो सारे मेन टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। होप यू विल लाइक इट। और इसमें नाइन्थ पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें WHO के बारे में बताया गया है। लेट्स स्टार्ट। अब हम प्रमुख टीकाकार, उनके काल और उनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। प्राचीन काल में भट्टार हरिश्चंद्र, जिनका काल 7वीं शती बताया गया है, और उनकी रचना चरक न्यास व्याख्या, जो कि चरक संहिता पर की गई है। स्वामी कुमार 7वीं शती, इन्होंने भी चरक संहिता पर चरक पंजिका की व्याख्या रचना की है। मध्यकाल में जेजट 9वीं शती, निरंतर पद व्याख्या टीका जो है चरक संहिता पर, और सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय पर भी इन्होंने टीका की है। चंद्रनंदन 10वीं शती, अष्टांग हृदय पर इनने पदार्थ चंद्रिका टीका की है। चंद्रट 10वीं शती, सुश्रुत संहिता पाठ शुद्धि चिकित्सा कालिक पर विवृत्ति योग रत्न समुच्चय इनकी रचना का नाम है। आपको ये चीज बार बार देखनी होगी, ताकि आपको ये नाम याद रहे। गयदास की 11वीं शती काल बताया गया है। इन्होंने सुश्रुत संहिता पर न्याय चंद्रिका व्याख्या और चरक संहिता पर चरक चंद्रिका व्याख्या की है। तो हम ये याद रख सकते हैं कि गयदास की दोनों रचनाओं में चंद्रिका आता है। चक्रपाणी दत्त, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका काल भी 11वीं शती बताया गया है, और इसमें से चरक संहिता में आयुर्वेद दीपिका और सुश्रुत संहिता में भानुमति व्याख्या इन्होंने की है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप छोड़ भी दे तो चलता है। दल्लड़ 12वीं शती, सुश्रुत संहिता पर निबंध संग्रह की रचना थी। विजय रक्षित 12वीं शती, माधव निदान पर मधुकोश व्याख्या। श्रीकंठ दत्त 12वीं शती, माधव निदान पर मधुकोश व्याख्या इन्होंने भी की है। और वृंद माधव या फिर व्याख्या सुकुमावली टीका, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। विजय रक्षित का माधव निदान पर मधुकोश व्याख्या ये इंपॉर्टेंट है। अरुण दत्त का 13वीं शती, अष्टांग हृदय में सर्वांग सुंदरा व्याख्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंदु 13वीं शती, अष्टांग संग्रह में शशिलेखा टीका। और निश्चलकर 13वीं शती, चक्र दत्त की रत्न प्रभा टीका। हेमाद्री 13वीं शती, अष्टांग हृदय में आयुर्वेद रसायन टीका इन्होंने की है। वो वेद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आड्यमल 14वीं शती, सारंगधर संहिता में दीपिका व्याख्या। वाचस्पति 14वीं सदी, माधव निदान पे आतंक दर्पण व्याख्या, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शिवदास सेन, ये इंपॉर्टेंट होता है। 15वीं सदी इनका काल बताया गया है, जिन्होंने चरक संहिता पर तत्व प्रदीपिका व्याख्या और चक्र दत्त की में तत्व चंद्रिका व्याख्या की है। नेक्स्ट आता है आधुनिक काल, यानी मॉडर्न एरा की जो रचनाकार है काशीराम वैद्य 17वीं सदी, इन्होंने शारंगधर संहिता पर गूढ़ार्थ दीपिका व्याख्या की है। नरसिंह कविराज 17वीं सदी, माधव निदान में रोग विनिश्चय विंथरण सिद्धांत चिंतामणि व्याख्या की है। और चरक संहिता पर चरक तत्व प्रकाश कौस्तुभ मधुमती। गंगाधर राय, ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 19वीं शती का काल है, और इनकी चरक संहिता पर जल्प कल्प तरु व्याख्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। और हरान चंद्र चक्रवर्ती
ने 20वीं शती पे सुश्रुत संहिता पर सुश्रुतार्थ संदीपन टीका की है। ये भी इंपॉर्टेंट है। योगेंद्रनाथ सेन 20वीं शती चरक संहिता पर चरस्कोपस्कार टीका। और ज्योतिष चंद्र सरस्वती ने 20वीं शती में चरक संहिता पर चरक प्रदीपिका व्याख्या की है। आधुनिक काल से 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रमुख संस्थाएं। फर्स्ट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या फिर BHU वाराणसी के नाम से जानते हैं। इसके संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर अनी बसंत और डॉक्टर राधाकृष्णन आदि बताए गए हैं। इसका स्थापन सन 1916 में, आयुर्वेद विभाग की स्थापना 1922 में हुई और स्नातकोत्तर विभाग की स्थापना सन 1963 में हुई। स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश बताया गया है। और परिचय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1300 एकड़ में फैला विशालकाय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय का नया कैंपस बरखच्चा मिर्जापुर में 2700 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इस विश्वविद्यालय में 3 इंस्टीट्यूट, 14 फैकल्टी और 124 विभाग हैं। इसके अतिरिक्त 4 इंटर डिसिप्लिनरी विभाग भी हैं। अस्पताल, सर सुंदरलाल अस्पताल की स्थापना सन 1926 में की गई। इस अस्पताल में प्रारंभ में 97 शैय्याओं की व्यवस्था थी, जो वर्तमान काल में बढ़कर 927 तक हो गई है। इसमें एलोपैथ के लिए 750, आयुर्वेद के लिए 127 और निजी 42 शैय्याओं की व्यवस्था है। आयुर्वेद विभाग, इस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद के स्वतंत्र विभाग की स्थापना सन 1922 में हुई। सन 1963 में आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत स्नातकोत्तर शिक्षा का प्रारंभ हुआ, जो कि हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। वर्तमान काल में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंतर्गत 3 विभाग हैं: फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा और फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज। इतनी चीजें आपको बहुत ही जरूरी है याद रखना। और ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयुर्वेद संस्थान मतलब BHU में 15 विभाग बांटे गए हैं। इसमें कोर्सेस के अंतर्गत BMS की 50 सीट और MD और MS के लिए 25 सीटें होती हैं, जो कि 15 विषयों में 15 विषय इंक्लूड करता है। फिर MD MS, जो कि BMS के विद्यार्थियों के लिए 3 सीट दी गई है। PhD और B फार्मा आयुर्वेद के लिए 30 सीट। फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्स फॉर फॉरेंस, सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रसव विज्ञान और इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेद फॉर फॉरेनर्स। तो आज तक इस संस्था में लगभग 250 MD या MS की उपाधियां दी गई हैं तथा 525 MD या MS की उपाधियां दी गई हैं और 100 की लगभग PhD की उपाधि दी गई है। ग्रंथालय, आयुर्वेद विभाग से संबंधित ग्रंथालय में लगभग 1 लाख साहित्य और 200 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। इसका क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में आ सकता है, इसलिए आपको इतना सब कुछ लिखना या याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 7 फरवरी 1976 में हुई और स्थान जयपुर राजस्थान है। इसकी वेबसाइट nie.nic.in है। परिचय, वर्तमान काल में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर आयुर्वेद शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी संस्था है। इन संस्था में 2 प्रमुख अस्पताल है। पहला माधव विलास और दूसरा अस्पताल है सेठ सूरजमल, बॉम्बे वाला अस्पताल। इसमें शिक्षण वर्तमान काल में निम्न कोर्स चलाए जा रहे हैं। BMS की 60 सीटें हैं और MD के लिए आयुर्वेद वाचस्पति की शिक्षा 11 विषयों में दी जाने की व्यवस्था है। PhD 5 विषयों में PhD मतलब यहाँ पर होती है: काय चिकित्सा, शल्यतंत्र, द्रवगुण विज्ञान, विकृति विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान। यहाँ पर डिप्लोमा इन आयुर्वेद, नर्सिंग एंड फार्मेसी की भी 20 सीट होती है। नेक्स्ट आता है गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर। स्थान जामनगर, गुजरात और इसकी वेबसाइट है www.ayurveduniversity.com। परिचय, प्राचीन काल में जामनगर नवानगर राज्य में प्रमुख स्थान तथा विद्या अध्ययन के लिए प्रसिद्ध केंद्र भी था। इस राज्य में झंडू भट्ट जी तथा रस वैद्य बाबाजी अचल जी जैसे विद्वान आयुर्वेद चिकित्सक हुए। नवानगर राज्य
अब हम इसमें ये याद रख सकते हैं कि गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना जामनगर में 5 जुलाई 1967 में हुई। साथ ही इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च नामक सहायक संस्था की भी स्थापना हुई। वर्तमान में गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय से संबंध में ये सारी संस्थाएं आती हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, श्री गुलाब कुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय जामनगर, इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेस, इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिनल प्लांट साइंसेस और महर्षि पतंजलि इंस्टीट्यूट फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, जिसको हम RAV नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 11 फरवरी 1988 में हुई। वेबसाइट http://ravdelhi.nic.in। निदेशक डॉक्टर VV प्रसाद। पता धन्वंतरी भवन मार्ग 66 पंजाबी बाग नई दिल्ली। परिचय राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली के आयुष विभाग द्वारा पूर्ण वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान है। उद्देश्य इस विद्यापीठ के प्रमुख उद्देश्य हैं आयुर्वेद के ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा द्वारा विकसित करना, CRAV एवं MRAV कोर्सेज के माध्यम से आयुर्वेद की शिक्षा प्रदान करना, आयुर्वेद से संबंधित सेमिनार एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना और आयुर्वेद के विभिन्न विषयों पर उच्चतम कोटि के ग्रंथ प्रकाशित करना। शिक्षा CRAV 1 वर्ष का कोर्स है, जिसके अंतर्गत इस कोर्स मतलब विद्यार्थी गुरु के समीप रहकर आयुर्वेद के व्यवहारिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा 7,000 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। MRAV 2 वर्ष का कोर्स, इसके अंतर्गत 9,000 रुपए की प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। फिर मनोनीत गुरु CRAV कोर्स के लिए वैद्य रामहर्ष सिंह वाराणसी काय चिकित्सा विषय के लिए, वैद्य प्रेमवती तिवारी स्त्री रोग और प्रसूति तंत्र और प्रोफेसर कुलवंत सिंह जम्मू जो कि शल्य सालाकी के लिए मनोनीत गुरु हैं। फिर डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा योग एंड नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, जिसको हम आयुष के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली चांसेस होते हैं कि आयुष का क्वेश्चन जरूर आए। स्थापना सन 2003 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ने सन 1995 में डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद योगा एंड नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी का नाम डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी CMNH रखा। नवंबर सन 2003 में इसका पुनः नाम बदलकर आयुष रख दिया गया। वेबसाइट http://indianmedicine.nic.in, पता IRCS बिल्डिंग रेड क्रॉस रोड नई दिल्ली। उद्देश्य इस संस्थान के प्रमुख उद्देश्य भारतीय चिकित्सा पद्धति के शिक्षा के स्तर को सुदृढ़ बनाना एवं स्तर को ऊंचा करना, वर्तमान काल में चल रहे अनुसंधान की गतिविधियों एवं गुणवत्ता को मजबूत करना तथा रोग अनुसार प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति को अनुसंधान कार्य में सहायता करना, चिकित्सा कार्यों में उपयोगी वनस्पतियों की उपज के लिए नीतियों का निर्माण करना तथा खेती को प्रोत्साहित करना और फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स का गठन करना। संगठन इस संस्था के प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होते हैं और इनके अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, आयुर्वेद आदि चिकित्सा पद्धतियों के परामर्शदाता एवं सलाहकार, निदेशक आदि भी इस संस्थान का संचालन करते हैं। अब नेक्स्ट आता है CCIM, जिसको हम सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना सन 1971 में हुई थी। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पता केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, जवाहरलाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान भवन, 6165 इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली। इसमें हमको इसका परिचय याद रखना इंपॉर्टेंट है कि आयुर्वेदिक शिक्षा को एक रूपता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से भारतीय संसद ने दिसंबर सन 1970 में इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट पास कर इनके कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद यानी CCIM की स्थापना का अनुमोदन किया तथा सन 1971 में इस परिषद ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस परिषद के स्नातक एवं स्नातकोत्तर आयुर्वेद के पाठ्यक्रम को एक रूप बनाकर देश के सभी महाविद्यालयों को अपने निकटतम क्षेत्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध होने का आदेश दिया।
चिकित्सकों के पंजीकरण एवं अधिकारियों को भी व्यवस्था इसी संस्थान के माध्यम से होती है। लास्ट, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद एंड सिद्धा, CCRAS। इसकी स्थापना 30 मार्च 1978 में हुई, जिसके संचालक डॉक्टर GS लवेकर है। पता, केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद, 6165 इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली। परिचय, भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी की केंद्रीय अनुसंधान परिषद का 4 परिषदों में विभाजन होकर सन 1978 में केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद एवं सिद्ध चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान के उद्देश्यों एवं विधियों को वैज्ञानिक आधार पर पूर्ण करना, आयुर्वेद एवं सिद्ध चिकित्सा पद्धति के मौलिक सिद्धांतों एवं व्यवहारिक विषयों का वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहन, अनुदान आदि की व्यवस्था करना, आयुर्वेद एवं सिद्ध शास्त्र के मूलभूत विचारों पर स्वास्थ्य एवं व्याधि निवारण के गुणों का प्रचार एवं प्रसार करना आदि है। तो ये हमारी मेन टॉपिक हमने इतिहास ऑफ आयुर्वेदा के कवर किए। अब हर एक इंस्टीट्यूट के बारे में आपको उसका नाम, उसकी स्थापना और वेबसाइट, पता और परिचय और मुख्य उद्देश्य, इसमें हम मुख्य उद्देश्य तो मोस्टली सबके कॉमन होते हैं, ये सब पॉइंट्स के थ्रू हम इन सबको याद रख सकते हैं। आई नो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, बट हमें इतना तो याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।